आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत के संदर्भ में भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, इसके बारे में दो जगह बात की गई है। एक तो हमारे संविधान में बात की गई है, संविधान में ये जो बात की गई है उसमें ये बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर 1949 के बाद भारत में नागरिकता किसी व्यक्ति को किस प्रकार से दी जाएगी या उसकी समाप्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसका अधिकार संविधान द्वारा ही किसको दे दिया गया, संसद को दे दिया गया। और यह कहा गया कि संसद इसके लिए क्या बनाएगी, अधिनियम बनाएगी या एक्ट बनाएगी। और इस अधिनियम या एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को 26/11/1949 के बाद क्या दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है या उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दो व्यवस्थाएं हमारे यहां नागरिकता के संदर्भ में है। एक व्यवस्था संविधान में दी गई है जिसने ये बताया कि 26 नवंबर 1949 को कौन भारत का नागरिक होगा, उसके बाद का जिम्मा किस पे डाल दिया, संसद पे, कि इसके बाद नागरिक कौन होगा और किसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार संसद को दे दिया। और यह निर्णय संसद कैसे करती है, अधिनियम या एक्ट बनाकर करेगी, ऐसा संविधान में लिख दिया गया। तो ये दो प्रकार से हैं। तो आज की क्लास में न केवल हम संविधान में दिए गए प्रावधानों की भी बात करेंगे और इसके अलावा संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कब कब और किस किस प्रकार के एक्ट पास किए गए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जब हम एक्ट की बात करेंगे तो कुछ शब्द हमें देखने को मिलेंगे उन एक्ट्स या कानूनों में, नागरिकता से संबंधित जो कानून या एक्ट हैं, तो उन शब्दों को पहले हमें समझना होगा। नागरिकता की हम बात कर रहे हैं तो नागरिकता का सीधा संदर्भ, सीधा जो रिलेशन है, सीधा जो संबंध है वो किससे है, नागरिकों से। तो प्रत्येक देश में क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति वहां के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। लेकिन नागरिकों के अलावा प्रत्येक देश में कुछ गैर नागरिक व्यक्ति भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, गैर नागरिक व्यक्ति। अब ये जो गैर नागरिक व्यक्ति होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला वैध प्रवासी जिन्हें कहा जा सकता है, और दूसरा अवैध प्रवासी, इसे कह देंगे इंग्लिश में लीगल माइग्रेंट और अवैध प्रवासी को कह देंगे इल्लीगल माइग्रेंट। वैध प्रवासी वे गैर नागरिक व्यक्ति होते हैं जिनके पास में किसी देश में, अन्य देश में रहने के क्या होते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं या कागज होते हैं। जैसे कोई पर्यटक आया है, वीजा लेके आया है, पासपोर्ट धारक है, तो वो क्या हो जाएगा, वैध गैर नागरिक हो जाएगा या वैध प्रवासी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में उस दूसरे देश में रहने के क्या है, प्रॉपर दस्तावेज हैं। इसी प्रकार जो शरणार्थी होते हैं या रिफ्यूजी होते हैं, उनको भी चूंकि सरकार द्वारा शरण दी जा चुकी होती है तो वे भी क्या कहलाते हैं, वैध प्रवासी कहलाते हैं। शरणार्थी और ऐसे व्यक्ति जिनके पास में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज किसी देश में रहने के लिए नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, अवैध प्रवासी कहलाते हैं। तो जब नागरिकता से संबंधित कानूनों की हम बात करेंगे तो बार बार में दो शब्द हमारे सामने आएंगे, वैध प्रवासी और अवैध प्रवासी। तो यहां इसीलिए मैंने आपको वैध प्रवासी और अवैध प्रवासी क्या होते हैं उसको पहले से ही हम क्या करके चल रहे हैं, क्लियर करके चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नागरिकता के संबंध में क्या करते हैं, सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों की हम बात करते हैं। तो नागरिकता का जो वर्णन किया गया है भारत के संविधान के भाग 2 में किया गया है। नागरिकता का वर्णन भारत के संविधान के भाग 2 में किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल जो इससे संबंधित है वो है आर्टिकल 5 से लेके 11, अनुच्छेद 5 से लेके 11। आइए एक एक अनुच्छेद को हम देखते हुए चलते हैं। 5 से 11 अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो इसे दो भागों में हम बांटेंगे। 5 से 8 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें नागरिकता के अर्जन के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, और 9 से जो 11 अनुच्छेद हैं उसमें नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से की जा सकती है इसके बारे में बताया गया है। तो आइए पहले 5 से लेकर 8 तक के अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं कि किस किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 से 8 तीनों में मैंने आपको बताया नागरिकता अर्जन के बारे में बात की गई है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन किस दिनांक को,
26/11/49 को भारत का नागरिक कौन होगा इसके बारे में बताया है। जैसा मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में भी बताया था कि संविधान में केवल क्या बताया गया है कि 26/11/1949 को भारत का नागरिक कौन होगा इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो खुद या उसके मां या पिता में से, माता या पिता में से किसी एक ने क्या लिया हो, भारत में जन्म लिया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने खुद ने भारत में जन्म लिया हो, और यदि खुद ने भारत में जन्म नहीं लिया हो तो उसकी मां या उसके पिता ने क्या किया हो, भारत में जन्म लिया हो, और 5 वर्षों तक क्या रह रहा हो, वो भारत में रह रहा हो। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, और 26 नवंबर 1949 की डेट को भी भारत में ही रह रहा हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्या शर्त होगी, स्वयं जन्मा हो भारत में, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, प्लस दूसरी चीज शर्त क्या होनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 तक उस व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, 5 साल तक भारत में रह जाना चाहिए, अधिवास कर लेना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये था आर्टिकल 5। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की, अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 किसके बारे में व्यवस्था करता है, ऐसे लोगों के बारे में व्यवस्था करता है जो पहले तो कहां थे, पाकिस्तान में थे। जैसा आप सभी को मालूम है, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के साथ बंटवारा भी हुआ था, और भारत का कुछ क्षेत्र क्या चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। तो बंटवारे के पश्चात कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो ये जो आर्टिकल 6 है ये ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में बताता है, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या आते हैं, भारत आते हैं, उनके लिए नागरिकता की किस प्रकार की व्यवस्था होगी इसके बारे में बताता है। पाकिस्तान को यहां मैंने शॉर्ट में पी लिखा है और इंडिया को आई लिखा है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या आते हैं, भारत आते हैं, पाकिस्तान से क्या आते हैं, भारत आते हैं, लेकिन कब तक, 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत आ जाते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले क्या आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं, और आके भारत में क्या करने लग जाते हैं, सामान्यतः रहने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। दूसरी प्रकार की कैटेगरी, जो पाकिस्तान से भारत आते हैं लेकिन किस डेट को, 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके पश्चात यदि भारत में आते हैं, तो उनके लिए भारत में आने के पश्चात भारत में उन्हें 6 महीने निवास करना पड़ेगा, और 6 महीने निवास करने के बाद एक एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र उन्हें देना पड़ेगा। और यह प्रार्थना पत्र उन्हें कब तक देना पड़ेगा, 26 नवंबर 1949 से पहले देना पड़ेगा। और इस प्रार्थना पत्र के आधार पर उनका क्या होगा, भारत में रजिस्ट्रेशन होगा, और इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए पाकिस्तान से, उनके लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, वो भारत में आते ही भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए, यदि वो भारत में रहने लग गए। लेकिन पाकिस्तान से भारत में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आए हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और तब वे क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां केवल और केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू होंगी जो या तो खुद क्या हो, भारत में जन्मा हो, या तो खुद भारत में जन्मा हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या उसके दादा या दादी में से, या उसके नाना या नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो। तो तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे नहीं कि कोई भी पाकिस्तान से व्यक्ति आ गया और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनके मां बाप या दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक, या वो स्वयं भारत में जन्मा हो, तब ही उसको भारत की नागरिकता इन दोनों आधारों पर मिल पाएगी। तो ये हुई आर्टिकल 6, जो कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में बात करता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 7, जो कि किस बारे में बात करता है, ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो पहले भारत में थे, फिर भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए, और फिर वापस से क्या आते हैं, वो भारत में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की क्या करता है, नागरिकता की ये बात अनुच्छेद 6 करता है। तो देखिए क्या कहता है ये, ऐसे व्यक्ति जो क्या थे, पहले भारत में थे, फिर पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 के बाद में वापस क्या आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को 6 महीने तक पहले भारत में रहना होगा,
और उसके बाद इन्हें 26 नवंबर 1949 तक भारत में नागरिकता अर्जन के लिए क्या देनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद इनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ये भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये थी आर्टिकल 7 के तहत ऐसे व्यक्तियों के संबंध में व्यवस्था जो पहले भारत में थे, फिर पाकिस्तान में चले गए और फिर वापस से कहां आ गए, भारत में आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, जो किन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है, ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो किसी अन्य देश से क्या आते हैं, अन्य देश से भारत में आते हैं, उनके बारे में बात करता है। तो अन्य देश के व्यक्ति यदि भारत में आ जाते हैं और भारत में आने के पश्चात एक प्रार्थना पत्र देते हैं, कब तक, 26 नवंबर 1949 तक, तो उनका क्या कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन 7 और 8 आर्टिकल के तहत भी नागरिकता हर व्यक्ति को नहीं दे दी जाएगी, केवल उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो क्या है, जिनका जन्म या तो स्वयं का या उनके माता या पिता का या दादा या दादी या नाना या नानी में से किसी एक का जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, तब ही इन आधारों पर क्या दी जाएगी, भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार कुल मिला के आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 में हमने नागरिक कौन होगा भारत का 26 नवंबर 1949 की तारीख तक, उसके बारे में बात की है। आर्टिकल 5 में भी बताया गया है इसी बारे में, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में किसके बारे में बताया गया है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो भारत में रह रहे हो 5 सालों तक, कब 5 सालों से भारत में रह रहे हो और उनका स्वयं का या माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो। आर्टिकल 6 किसके बारे में बताता है, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। आर्टिकल 7 किसके बारे में बताता है, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से पहले भारत आते हैं और फिर उसके बाद में पाकिस्तान से क्या आते हैं, भारत आते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवा के क्या कराते हैं, भारत के नागरिक बनते हैं। आर्टिकल 7 में किसके बारे में बताया गया, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पहले पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर वापस भारत आते हैं, उनके बारे में। और आर्टिकल 8 में अन्य देश से भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अर्जन के बारे में बताया गया। तो ये थे आर्टिकल 5 से 8 जिसमें नागरिकता अर्जन की बात की गई है। अब हम आगे चलते हैं और आगे के संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। आर्टिकल 9 की यदि हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाती है। तो संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अन्य देश की किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता उनकी स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विश्व के कई देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। उस देश का भी, जिस देश का वो निवासी है वहां का भी वो नागरिक रह सकता है और विदेशी नागरिकता भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन भारत ने ऐसी व्यवस्था को लागू नहीं किया और भारत का संविधान कहता है कि यदि किसी अन्य देश की नागरिकता कोई भारत का नागरिक स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यह व्यवस्था किसमें दी गई है, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 जो है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 से 8 के तहत, याद करें 5 से 8 अनुच्छेद, 5 से 8 अनुच्छेद 26/11/1949 को भारत का नागरिक कौन होगा इसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 10 क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 से 8 के तहत जो नागरिकता किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हुई है उसको संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। तो संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, आर्टिकल 5 से 8 के तहत संविधान द्वारा दी गई नागरिकता को भी क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, भविष्य में किस प्रकार से तो कोई व्यक्ति नागरिकता का अर्जन करेगा और किस प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी शक्ति संसद के पास है। और संसद विधि बनाकर या एक्ट बनाकर किसी भी व्यक्ति की भविष्य में क्या कर सकती है, नागरिकता क्या कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है और नागरिकता दे भी सकती है। तो इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता के संदर्भ में समय समय पर क्या बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं। तो ऐसे कानून, सबसे पहला ऐसा कानून बनाया नागरिकता के संदर्भ में संसद ने 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके बाद इस एक्ट में समय समय पर क्या हुए, संशोधन हुए। नागरिकता संशोधन अधिनियम नाम से वो कहलाए। तो ऐसा पहला संशोधन हुआ 1985 में और ये कहलाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिन्हें CAA के रूप में, CAA की चर्चा आपने हाल के दिनों में काफी बार सुनी होगी। तो ये CAA क्या है, जो मूल एक्ट बना था नागरिकता के संदर्भ में, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसी में किए गए क्या है, संशोधन एक्ट हैं। उसके बाद
अगला संशोधन होता है 1986 में और बनता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1986। उसके बाद 1992 में कुछ संशोधन होते हैं, 2003 में कुछ संशोधन होते हैं, 2005 में कुछ संशोधन होते हैं और उसके बाद में 2016 में संशोधनों के लिए एक बिल लाया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2016 में लाया जाता है बीजेपी की सरकार द्वारा, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं होता है और इसके स्थान पर दूसरा बिल लाया जाता है जो कि संसद में पास हो जाता है और अधिनियम के रूप में बनता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आइए एक एक करके सभी एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, वो एक बड़ा एक्ट है, लेकिन हम केवल हमारे काम की बातें उसमें से जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके जो सेक्शन, इसकी जो धारा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की जो धारा है 3, 4, 5, 6, 7, देखिए आप संविधान के जो अनुच्छेद हैं और इस एक्ट की जो धारा है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, उसकी धाराओं की बात कर रहा हूं, जबकि संविधान के अनुच्छेद हैं 5 से 11 जिनमें सिटीजनशिप या नागरिकता की बात कही गई है। हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। इसकी जो धारा 3, 4, 5, 6, 7 है वो तो नागरिकता के अर्जन के बारे में बात करती हैं और इसकी सेक्शन 8, 9, 10 या धारा 8, 9, 10 नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में, धारा 3 जो कि नागरिकता अर्जन की ही बात करती है और ये एक विशेष प्रकार का सिद्धांत नागरिकता के संदर्भ में देती है जो पूरे विश्व में प्रचलित है और वो सिद्धांत है जस सोली द्वारा नागरिकता। जस सोली के द्वारा नागरिकता। जस सोली का तात्पर्य है ऐसे सभी व्यक्ति जिनका जन्म क्या हो, भारत में होगा, वे भारत के नागरिक होंगे। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनका जन्म भारत में होगा वे क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। किसके हिसाब से? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से। हालांकि इसमें बाद में संशोधन किए गए। संशोधन क्यों किए गए? क्योंकि जस सोली सिद्धांत के कारण मान लो कोई विदेशी पर्यटक क्या आता है, भारत में घूमने आता है, विदेशी जोड़ा भारत में घूमने आता है और गर्भवती जो महिला है, विदेशी गर्भवती महिला भारत में क्या कर देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जस सोली सिद्धांत के अनुसार वो बच्चा क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ विवाद उत्पन्न होने की स्थितियां पैदा होगी। तो हालांकि जस सोली सिद्धांत को बाद के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बदल दिया गया, लेकिन प्रारंभ में जब 1955 का एक्ट आ गया तो यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में जो भी बच्चा जन्म लेगा भारत की धरती पर, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कोई भी हो, वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। उसके बाद इसी एक्ट की धारा 4 जो है वो डिसेंट या वंशक्रम के आधार पर या जस सेंगुई सिद्धांत के आधार पर क्या करती है? नागरिकता की व्याख्या करती है। और ये क्या कहती है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका पिता क्या हो, भारतीय नागरिक होगा, उसके बेटे को भी या बेटी को भी क्या मिल जाएगी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर उसे नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो धारा 3 तो क्या कहती है? भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। धारा 4 क्या कहती है? कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका पिता क्या हो, भारतीय नागरिक हो, उसने जन्म चाहे कहीं पे भी लिया हो, वो यदि रजिस्ट्रेशन करवाता है सिटीजनशिप के रूप में भारत में, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 5 या धारा 5 जो कि रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता की बात करता है और ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी क्या हो, भारत के नागरिक हो, या फिर ऐसी उसका पति या पत्नी क्या हो, भारत का नागरिक हो, और वो व्यक्ति 7 साल तक भारत में रह जाए तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी या उसके पति या पत्नी में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, और वो आदमी 7 साल तक भारत में रह जाए तो वो भारत का नागरिक, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 6 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये भी नागरिकता के अर्जन की बात करती है और ये किसके द्वारा नागरिकता अर्जन की बात करती है? नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता के अर्जन की बात करती है। और ये क्या कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, वे भारत में बिना निवास की, हमने पिछले जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किसी व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है और उसको विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है तो उसे 12 वर्ष तक भारत में निवास करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा
यदि किसी व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान नहीं है और वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले भारत में आके 12 साल रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद में नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अगली जो नागरिकता का आधार है जो 1955 के एक्ट में दिया गया है वो है सेक्शन 7, जो इनकॉर्पोरेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्ति की बात करता है और कहता है यदि भारत ने किसी क्षेत्र को जीत लिया, यानी किसी देश को भारत ने जीत लिया, तो वहां के नागरिक भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। यदि भारत उस देश को अपनी भूमि में मिला लेता है तो वे भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 8, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 8, रीयूनिकेशन के आधार पर या स्वेच्छा से नागरिकता के त्याग की बात करता है कि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। और उसके बाद आता है सेक्शन 9 जो कि क्या करता है, टर्मिनेशन के बारे में बताता है कि किस प्रकार से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है। तो ये थे सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें के कुछ सेक्शंस की हम बात कर चुके हैं। अब आता है सेक्शन 10 जो कि डेप्रीवेशन के आधार पर नागरिकता की व्याख्या करता है और कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म से भारत के नागरिक हैं उन्हें नागरिकता से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है, जन्म से ही वो क्या है, भारत का नागरिक है, उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य व्यक्तियों को वंचित किया जा सकता है किस आधार पर, कि उनके पास में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी अपराधकारिता के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, नागरिकता से संसद विधि बनाकर, एक्ट बनाकर वंचित कर सकता है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कुछ प्रमुख प्रावधान है। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें संशोधन होता है और संशोधन होके बनता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इसके अंतर्गत जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है उसमें एक नई धारा जोड़ दी जाती है, 6A नाम से नई धारा जोड़ दी जाती है। और ये 6A धारा किसके सिटीजनशिप या किसकी नागरिकता के बारे में बात करती है, उन व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बात करती है जो असम में आए हैं। 25/3/71 के बाद असम में जो व्यक्ति आए हैं, देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और उस युद्ध में पूर्वी जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना दिया जाता है और वो देश होता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से भारी मात्रा में शरणार्थी जो है भारत में आते हैं और इन शरणार्थियों की नागरिकता का जब प्रश्न खड़ा होता है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 संसद में लाया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 25/3/71 के बाद असम में आ गए हैं वे यदि 10 साल तक रह जाते हैं भारत में तो वे रजिस्ट्रेशन करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। अगला इस संदर्भ में संशोधन होता है 1986 में और इसके द्वारा जो 1955 का अधिनियम था नागरिकता के संदर्भ में, उसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। याद करें 1955 के एक्ट में क्या व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी कि जो भी बच्चा भारत में जन्म ले लेगा वो भारत का नागरिक होगा। इसे हमने कौन से सिद्धांत के नाम से जाना था, जस-सोली सिद्धांत के नाम से जाना था। लेकिन इस जस-सोली सिद्धांत के कारण, नागरिकता के जस-सोली सिद्धांत के कारण एक समस्या सामने आ रही थी कि कोई पर्यटक भारत में घूमने आता है और वहां अपने बच्चे को जन्म दे देता है तो वो पर्यटक, उसके माता पिता तो दूसरे देश के नागरिक होते हैं लेकिन वो बच्चा क्या हो जाता है, भारत का नागरिक हो जाता है। क्योंकि किस आधार पर, क्योंकि भारत का जो 1955 का नागरिकता कानून है वो ऐसा कहता था। तो इस कानून में संशोधन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा बच्चा जो भारत में जन्मा हो केवल जन्म के आधार पर वो भारत का नागरिक नहीं हो जाएगा। उसके साथ एक शर्त और जोड़ दी गई कि उसके माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक होगा। यह किया गया 1986 के संशोधन द्वारा। उसके बाद संशोधन होता है 1992 में और 1992 में जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था उसकी धारा 4 में क्या किया जाता है, धारा 4 में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और संशोधन करके क्या किया जाता है, देखिए पहले धारा 4 को देख लेते हैं। धारा 4 क्या कहती थी, धारा 4 क्या कह रही थी 1955 के एक्ट की, कि कोई भी व्यक्ति जिसका पिता भारतीय नागरिक होगा वो 1 साल के अंदर अंदर भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 1986 के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया और क्या 1992 के एक्ट द्वारा संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, केवल पिता नहीं, किसी व्यक्ति की यदि माता भी क्या है, भारत का नागरिक है। पहले 1955 के एक्ट में सिर्फ क्या था, ऐसे व्यक्ति जिसका पिता भारतीय नागरिक है वो
भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अब संशोधन करके माता शब्द भी जोड़ दिया गया, यानी किसी भी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है तो 1 साल के अंदर अंदर वो भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यह किया गया 1992 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे संशोधन होता है बड़ा संशोधन CAA 2003, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में होता है। संशोधन होता है इसमें नागरिकता के संदर्भ में कुछ प्रावधानों में, और इस एक्ट में सबसे पहली बार इल्लीगल माइग्रेंट या अवैध प्रवासी कौन होंगे इसको परिभाषित कर दिया गया है। यानी सबसे पहले अवैध प्रवासी कौन होंगे इसके बारे में परिभाषा कौन से एक्ट में दी गई, नागरिकता का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 है उसमें यह परिभाषा दी गई। साथ ही साथ जो धारा 3 है सिटीजनशिप एक्ट या नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा 3 थी, जो कि क्या कह रही थी, जो कह रही थी कि ऐसे बच्चे जो भारत में पैदा हुए हों और उनके माता या पिता में से कोई एक क्या है भारत के नागरिक हों तो उसे क्या दे दी जाएगी, माता व पिता के माता या पिता, हमने पिछली बार देखा था क्या था इसमें, माता या पिता भारत का नागरिक हो, लेकिन अब 2003 के द्वारा संशोधन कर दिया गया कि माता या पिता नहीं, माता और पिता, यानी माता को भी भारत का नागरिक होना चाहिए और पिता को भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी भारत में पैदा हुए बच्चे को क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर मिलेगी। यदि माता और पिता दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं तो एक मां या बाप में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इल्लीगल माइग्रेंट या अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जैसे कोई व्यक्ति है, उसका पिता क्या है, भारतीय है, ठीक है, उसने शादी की किससे, ब्रिटेन की किसी युवती से क्या की, शादी की, तो पिता तो भारतीय हो गया, माता क्या हो गया, ब्रिटेन की युवती हो गई। लेकिन अब ये दोनों क्या आते हैं, ये भी भारत आ जाता है और ये भी क्या आ जाता है, भारत आ जाती है। अब भारत में इनके बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है। तो अब प्रश्न उठेगा कि ये बच्चा क्या भारत का नागरिक होगा, तो सबसे पहली चीज, पहली शर्त क्या है, पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, जी हां है। दूसरी, माता भारत की नागरिक होनी चाहिए, या तो माता भारत की नागरिक नहीं है, कहां की है, ब्रिटेन की नागरिक है। तो दूसरी चीज क्या दी गई है कि यदि क्या हो, दूसरे देश के नागरिक हो, कोई एक माता या पिता में से कोई एक दूसरे देश का नागरिक हो, तो वो इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी भारत में वो किसी वैध दस्तावेज के साथ रह रहा हो, तब क्या होगा, इन दोनों, इस जोड़े से जो जन्मा बच्चा है वो भारत की नागरिकता के लिए योग्य हो गया, अन्यथा नहीं। ऐसी व्यवस्था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत की गई। साथ ही साथ जो धारा 5 और 6 है उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो क्या हैं, अवैध प्रवासी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें नई धाराएं जोड़ी गई, 7A, 7B, 7C और 7D नाम से नई धाराएं जोड़ी गई, और एक नया शब्द दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और इस प्रकार धारा 7 के द्वारा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कौन होंगे इसके बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त एक और धारा 14A भी नागरिकता अधिनियम में जोड़ी गई, और इसमें बताया गया कि अनिवार्य पंजीयन नागरिकता के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो अधिकार है वो किसको होगा, केवल केंद्र सरकार को होगा। और इस CAA या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स बनाए गए 2003 में, और इन रूल्स के माध्यम से ही NRC और NPR, जिनका नाम इन दोनों आप बहुत अधिक बार सुनते हैं, NRC नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इन दोनों को तैयार करने का प्रावधान भी इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा किया गया, जिसकी बात हाल फिलहाल में आप सुन रहे हैं कि संपूर्ण भारत में NPR और NRC अब क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद आता है सिटीजनशिप के बारे में अगला अधिनियम संसद का, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, और इसमें जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात की गई थी 2003 के एक्ट में, उसको और अधिक विस्तारित कर दिया गया,
और इसको और अधिक मात्रा में परिभाषित करते हुए बताया कि कौन कौन से व्यक्ति ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है 2016 में संसद में बीजेपी द्वारा पेश किया गया नागरिकता के संदर्भ में बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा क्या किया गया था, जो अवैध प्रवासी या इल्लीगल माइग्रेंट हैं उनकी परिभाषा को क्या किया गया था, बदला गया था। और क्या कहा गया था, इस बिल में सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, काफी विवाद आपको सुनने को मिला था। और इस बिल में क्या कह दिया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ऐसे व्यक्ति जो कि क्या हैं, धार्मिक उत्पीड़ित हैं और कौन से समुदाय से संबंध रखते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं और वो 31/12/2014 से पहले क्या आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं, तो वे अवैध प्रवासी नहीं होंगे। यानी भारत में कौन से देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो किस समुदाय के हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी समुदाय के हैं, इन्हें धार्मिक उत्पीड़ित कहा गया। और ये व्यक्ति यदि 31/12/2014 से भारत में आ गए हैं, उससे पहले भारत में आ गए हैं, तो ये अवैध प्रवासी नहीं होंगे। ऐसा किसमें कहा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में कहा गया। और ये कहा गया कि जो नागरिकता अधिनियम है, उस नागरिकता अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत इन्हें क्या दी जा सकती है, नागरिकता भारत में प्रदान की जा सकती है। इस बिल पे बड़ा विवाद हुआ था, क्यों, क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न की जो परिभाषा दी थी वो कुछ समुदायों को दी गई थी, मुस्लिम को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो इसी पे एक विवाद हुआ था कि क्या उत्पीड़न की परिभाषा समुदाय या धर्म के आधार पर दी जानी चाहिए। बहरहाल इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, आगे चलते हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट कानून नागरिकता के संदर्भ में हमारी संसद ने बनाया है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या करता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो इससे पहले हमने पढ़ा उसको क्या करता है, थोड़ा क्या करता है, संशोधित करता है। और नॉर्थ ईस्ट के जो 6 शेड्यूल हैं उसमें, नॉर्थ ईस्ट के 6 शेड्यूल मतलब आपने अनुसूची पढ़ी है, अनुसूची में क्या होता है, 6वीं जो अनुसूची है उसमें कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। कौन से क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जो कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां जनजाति, कोई विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है और उस जनजाति के हित के कारण उस क्षेत्र में अन्य लोगों का प्रवेश क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, इनर लाइन परमिट कहलाते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या कह दिया गया कि जो पिछले प्रावधान थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के प्रावधान किस क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे और इनर लाइन परमिट के जो क्षेत्र हैं उसमें लागू नहीं होंगे। और नागरिकता की जो परिभाषा दी जाएगी वो कब से प्रभावी होगी, उस डेट से, जिस डेट से पर्सन भारत में आया है, जिस डेट से व्यक्ति भारत में आया है उस डेट से ही क्या हो जाएगी, नागरिकता उसकी प्रभावी हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति पर नागरिकता से संबंधित कोई केस है, ठीक है, और उस व्यक्ति को क्या कर दी जाती है, नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी केस उसके ऊपर हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हालांकि संसद द्वारा पास कर दिया गया, लेकिन किसी भी एक्ट के पास होने के बाद उसको लागू करने के लिए उस एक्ट के रूल्स बनना जरूरी हैं और ये रूल्स अभी तक नहीं बन पाए हैं। ना बनने का कारण क्या है, क्योंकि ये कहा गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद पूरे भारत में क्या बनाया जाएगा, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा, साथ ही साथ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और एनपीआर यदि बन जाता है तो एक सर्वे किया गया, उसमें यह सामने आया था, हालांकि इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन यह कहा गया कि एनपीआर और एनआरसी जब पूरा हो जाएगा तो लाखों की संख्या में भारत में ऐसे लोग निकलेंगे जो भारत के नागरिक की परिभाषा में नहीं आते हैं, तो उनकी नागरिकता पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसी कारण 2019 में ये एक्ट बन जाने के बाद में आज तक भी इसके रूल्स सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तो ये थी नागरिकता के हमारे बारे में हमारी चर्चा। आशा है कि नागरिकता अर्जन और नागरिकता समाप्ति से संबंधित सभी तथ्य या फैक्ट्स या यूं कहें कि अवधारणा आपके समझ में बैठी होगी, आपके दिमाग में उतरी होगी और किस प्रकार से संसद और कानून दोनों, संसद
और संविधान दोनों के द्वारा नागरिकता की व्यवस्था की जाती है, उसकी आज की क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में।